हेलो। आज फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो कॉपी में ही स्टार्ट होगा। अब बोर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है और हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसे। पहला तो जैसे ये कॉपी हो गई, एक ये कॉपी है, इसमें फ़िज़िक्स का सेकंड पार्ट है और एक ये कॉपी है। 3 कॉपी में फ़िज़िक्स को डिवाइड किया मैंने। पहले कॉपी में 2 चैप्टर्स हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस ये बेसिकली ब्रांच में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक मतलब रुका हुआ चार्ज। इसकी 2 ब्रांच होंगी। पहले 2 चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज रुका हुआ होगा, और सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा चलने लगेगा। तो इसमें भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोशन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट के बारे में। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जैसे कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास हो गया तो मास एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कि समझ सकते हैं मास जैसे बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है, तो वैसे एक चार्ज हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई एकदम। इसका सिंबल क्यू होता है, एसआई यूनिट कूलम होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये सब बेसिक्स हैं बिल्कुल। 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। चार्ज जो होता है, अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, लेकिन मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो कि ना हो। चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। और मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि जो अगर मूविंग कार है, चलती हुई गाड़ी है, तो क्या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब उसका मास कम हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ व्हीकल या इस गाड़ी की स्पीड जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर पर सेकेंड, 70, 80। यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय सी है, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटा ये होगा तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल पूरा 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू m0 ही रहेगा। इसमें मतलब कुछ याद करने जैसा नहीं है, समझ ही सकते हैं। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाता है तब जाके इसकी वैल्यू कुछ हल्की हो पाएगी। सेकंड हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है। और इससे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक क्वेश्चन से देख सकते हैं कि और इसकी मतलब इसी चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। और फिर आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मतलब जैसे एक फिक्स क्वांटिटी हो, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1.5 जैसा कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होता, होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वर्ड का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, थोड़ा अजीब भारी भरकम वर्ड है। फिर इसी का एक फार्मूला होता है जो कि हमने 10th में भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q चार्ज होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा कोई एक नंबर होगा, जैसे 1, 2, 3 ऐसा, नॉट कि 1.5 जैसा कुछ होगा। और फिर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, कैन ए चार्ज, मतलब किसी बॉडी में क्या इतना चार्ज हो सकता है? तो Q इज इक्वल टू एन ई लगा सकते हैं। टोटल चार्ज हमें पता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। और यहाँ से n की वैल्यू 50 आ रही है, तो हाँ आंसर येस हो जाएगा, क्योंकि 50 एक नंबर है। अगर यहीं पे 50.5 या 50.8 समथिंग कुछ होता तो नो हो जाता। और हम अब चार्जिंग के मेथड देखेंगे, कितनी तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब कंडक्शन मतलब जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन वाला रखा हुआ है, कोई भी चीज़, तो हम डायरेक्टली कोई भी अनचार्ज बॉडी ला के इसमें पास कर दें। तो एक क्वेश्चन उठता है क्या कि ये दोनों चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो इसमें कंडीशन होगी कि अगर शेप, साइज, मटेरियल सेम होगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन,
कंडक्शन इंडक्शन, मतलब विदाउट कांटेक्ट मिला है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे हम कोई एक न्यूट्रल ला देते हैं। न्यूट्रल आगे चल के हम पढ़ेंगे पोलराइज़र नाम से। तो यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूमुलेट होने लगेगा और यहाँ पे निगेटिव एक्यूमुलेट होने लगेगा। फिर हम यहाँ पे कंडक्टर रख देंगे। जो कंडक्टर होगा वो निगेटिव चार्ज को अपने में फ्लो करा लेगा और इसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव बच जाएगा। ये इसी का दूसरा मेथड है। इसी को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव का चार्ज का हमने कुछ लिया है, यहाँ पे पोलराइज़र लिया है तो पोलराइज़र निगेटिव वाले को इधर कर देगा, पॉजिटिव वाले को इधर कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइड जो होता है उसी तरफ उसको एक्यूमुलेट कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। और यहाँ पे निगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे अर्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन पास देंगे और ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बना देगा, तो इसमें सिर्फ निगेटिव निगेटिव बच जाएगा जो कि हमें बनाना है। ये सब मेथड चार्ज कैसे हम चार्ज करते हैं किसी चीज़ को वो सिखाने का तरीका था। फिर हम देख सकते हैं हम फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से रब करके ये मास बढ़ जाता है घट जाता है, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, इसको ऐसे ही देख सकते हैं नॉर्मली। ये चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है कि एक मास में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ हम देख सकते हैं एक प्लस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, मतलब एक प्लस Q1 चार्ज है एक प्लस Q2 चार्ज है। क्यू क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि चार्ज का सिंबल Q से डिनोट होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में वो करेंगे, दूर भागेंगे। प्लस प्लस चार्ज है ना, तो दूर भागेंगे तो एक फोर्स इस साइड लगेगी एक फोर्स इस साइड लगेगी और दोनों के बीच में डिस्टेंस r का होगा। इसमें सीखने वाली बात है कि दोनों फोर्स एक लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब ये नहीं है कि इसका फोर्स इस साइड लगने लग जाए और इसका फोर्स इस साइड, एक लाइन के अलॉन्ग लगेगा दोनों फोर्स। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन लगेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और ये हम देख सकते हैं कि फोर्स जो होता है प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से ये फार्मूला निकाल देंगे। यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा, के कांस्टेंट होगा जो कि मीडियम पे डिपेंड करेगा और के की वैल्यू फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए इतनी होती है। ये याद करने जैसा है। बोर्ड में कूलम्स लॉ की ऐसी प्रूविंग हमें लिखनी पड़ेगी, अगर आता है तो प्लस ऐसी प्रूफ भी करना पड़ेगा। और इसमें के की यूनिट भी पूछ सकता है, तो के की यूनिट यहाँ पे फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, रेडियस की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये इधर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये इधर आके कूलम स्क्वायर, ठीक। और F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, ये 1/r² का ग्राफ होता है और इसी को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। वहाँ पे हम मास का प्रोडक्ट का रेशियो होता था रेडियस के इन्वर्सली, जिसको हम F इज़ इक्वल टू Gm1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई r² के फॉर्म पे लिखते थे। और इसका वेक्टर फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वेक्टर फॉर्म अगर आप वेक्टर अच्छे से आपको नहीं आता तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के वेक्टर के भी वीडियो बनेंगे। तो हम देख सकते हैं कि Q की तरफ दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, आप निगेटिव लेके भी कर सकते हैं। एक फोर्स इस साइड लगेगी एक फोर्स इस साइड लगेगी। इसको हम लिखते हैं F ऑफ 1/2, मतलब फोर्स ऑफ 1 डू यू टू 2 की वजह से, मतलब 1 के ऊपर दूसरे की वजह से जितना फोर्स लग रहा है। और रेडियस r वेक्टर को हम r2 माइनस r1 लिख सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, और इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो r1 माइनस r2 लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं है तो मुझे इतना श्योर नहीं है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं इसको एक बार। r² मॉड r। फिर हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, फोर्स को हम कैसे मतलब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्शन आर वेक्टर के अलॉन्ग लेंगे और आर वेक्टर के अलॉन्ग लेंगे तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन, तो ये लिख देंगे। और इसी तरह इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो जब मैं वेक्टर पढ़ा दूंगा तो उसके बाद ऐसे चीज़ों को लिखना सिखा ही दूंगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब कूलम्स लॉ से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब बोर्ड में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर क्या होता है, या डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों में इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, ये दोनों में कॉमन होता है। और ये दोनों एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, जो सेंटर की लाइन पे होता है उसी पे फोर्स लगेगी, ये नहीं कि तिरछी फोर्स लगने लगेगी। डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मतलब प्लस प्लस चार्ज अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करती थी, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड का कांस्टेंट था जी, जो हम लोग लेते थे, ये सब याद होना चाहिए। वो हमेशा कांस्टेंट होता था, चाहे हम जहाँ पे लें, जैसे यूनिवर्स में भी लेंगे तब भी एफ ऑफ जी कांस्टेंट होता था। लेकिन एफ ऑफ ई जो हम के से डिनोट करते थे वो कहीं हर मीडियम का अलग अलग होता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अलग अलग होता है। आप वैसे याद करना हो तो याद कर सकते हैं कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो ऐसी एक क्यूरोसिटी हुई कि इसके ऊपर चेक करते हैं कि एग्जैक्टली में डिफरेंस कितना होता है, मतलब किस कौन बड़ा फोर्स होता है या कौन छोटा फोर्स होता है। तो हमने कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के बारे में ले लिया और वहाँ से कैलकुलेट किया, तो वहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 10⁻42 के बराबर होती है। और ये एक बार आईआईटी में क्वेश्चन भी आया था कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सली 10⁻40 टाइम्स बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है जो कि। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें थोड़ा मैथ्स भी लगेगी, क्वेश्चन में थोड़ी मैथ्स लगेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन का एक अलग वीडियो रहेगा, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं छुड़वा रहा हूँ। जब एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तब इसको ज़रूर देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लिमिटेशन ये रहे कि कोई बड़े बड़े चार्जेस पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगती हैं, मतलब आपस में जो अट्रैक्ट करने की फोर्स है कि वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं वैलिड होगा। लेकिन तो हम बड़े बड़े चार्जेस के लिए फिर कैसे पढ़ेंगे। तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर जैसे कोई चीज़ बड़ी है तो हम उसको इतनी दूर से देखें कि वो हमें छोटी दिखने लग जाए, तो इतनी दूर से इसका फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। हालांकि डायरेक्टली देखें तो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं किया जा सकता है। बाकी अगर कोई पूछ लेता है तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको इतनी दूर से देखें कि 1/r² की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाए कि वो चार्ज की मतलब साइज़ पे फिर अफेक्ट कर दे फोर्स को। अगर वो चार्ज रेस्ट पे हैं तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चार्ज एक मोशन में और एक रेस्ट में तब भी लगा सकते हैं। वैसे ही जो एक्सटेंडेड चार्ज के ऊपर है यहाँ पे कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, कूलम्स लॉ अभी हमने पीछे पढ़ा है। और बड़े चार्जेस होंगे तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, रिमेंबर करिएगा ये बात को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये वैसे वेव में भी देखने को मिलता है, जब वेव चैप्टर पढ़ते हैं तो वेव चैप्टर में हमने जैसे वेक्टर्स वेव्स को ऐड करना सीखा था, वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं एक बार कि जैसे इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है। जैसे हमने Q1 Q2 फोर्सेस हैं, F/2 due F = 2 × 1। और मान लीजिए ये पहले शुरू में ये दो चार्जेस रखे हुए हैं आपस में, तो कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक। फिर बाद में एक और चार्ज ले आते हैं, तो मान लीजिए हम Q1 पे चार्ज देख रहे हैं, Q1 पे Q2 के द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे Q3 भी लेते हैं, तो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स होगा उस पे इस चार्ज के आने की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे नेट फोर्स देखें
तो वो ये भी लगा रहा होगा और ये भी लगा रहा होगा, लेकिन इन दोनों के फोर्सेस के बीच में इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसका नेट फोर्स तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के फोर्स के बीच में कोई एफेक्शन नहीं आएगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमें Q1 की वजह से चार्ज निकालना है, तो और हमारे पास Q2 चार्ज है, Q3 Q1 ऐसे करके डॉट डॉट बहुत ढेर सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, Q1 के ऊपर Q2 का चार्ज निकाल लेंगे, Q1 के ऊपर Q3 का, ऐसे ऐसे करके N का फोर्स निकाल लेंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन है। न्यूमेरिकल का पोर्शन थोड़ा बाद में रहेगा, जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हैं। सब मेंस लेवल के, स्कूल लेवल के भी सारे लाइन से लगाए हुए हैं मैंने। और ये इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन सेक्शन में दोबारा रहेगा। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, इसके लिए SHM पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से अगर किसी को नोट करना हो तो कर सकता है, लेकिन इसका एक सेपरेट लेक्चर रहेगा मेरी तरफ से। अब आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा K/Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो यहाँ पे K क्या होता है, K जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 एप्साइलन। कुछ लोग एप्साइलन नॉट पढ़े होंगे, लेकिन इस एग्जैक्टली में इसकी वैल्यू एप्साइलन होती है। वो जो एप्साइलन नॉट होता है, एप्साइलन नॉट एयर के मीडियम में, जब अगर वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा या एयर होगा तब एप्साइलन नॉट होता है, वैसे एप्साइलन होगा। ठीक, अब हम जैसे समझ सकते हैं कि इसका नाम तो दिया हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन हम ध्यान से देखें तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फोर्स घटेगा। तो यहाँ पे परमिट क्या कर रहा है, हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। परमिट करना मतलब इजाज़त दे देना, परमिट करना इजाज़त दे देना, किसी चीज़ के लिए परमिट कर देना, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ दूसरा है, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन। हम देख सकते हैं इसको। और एप्सिलॉन नॉट स्पेस में, वैक्यूम में यहाँ पे यूज़ होता है। अगर हो सकता हो कुछ बातें नहीं भी समझ में आ रही हो तो आप उसको लिखें, एक दो बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप आइडिया लगने लगेगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकता है मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके। एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि जो किसी भी मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम होता है, ऑयल ले लें, कुछ भी वाटर ले लें, तो उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। मतलब जो स्पेस का एप्सिलॉन नॉट होता है वो सबसे छोटा होता है। और इसी तरह हम देख सकते हैं फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 होती है, वाटर में इतनी होती है। ये सब देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट छोटा यहीं पे है, 10⁻12 है, बाकी सबकी ज़्यादा है। सबसे छोटा यही होता है एप्सिलॉन नॉट। फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एयर का। एयर देखिए सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो हम ये देख लेंगे कि ये इससे कितना बड़ा है। तो जैसे देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वाटर में 81 टाइम्स ज़्यादा होती है स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में जैसे 2 है तो 81 टाइम्स दुगना, 81 टाइम्स उसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बड़ी होगी। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सेक्शन आ जाएगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चंस हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का सेक्शन अगले कुछ देर बाद आएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहले के समय में जैसे कोई चार्ज होता था तो चार्ज अपनी बनाने का तरीका मतलब धीरे धीरे, ये वैसे लेटेस्ट वाला है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बनाते हैं, एरो डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमें जैसे मान लीजिए पता करना है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हो सकता हो इस साइड आ रही हो सकता हो इस साइड आ रही हो, तो कैसे पता करेंगे। तो इसमें एक टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का कोई मतलब इतना छोटा होता है इसका मास कि इसका फोर्स नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज को देख मतलब इसका ओन चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मास इतना कम होता है
कि इसको नेग्लिजिबल फोर्स में माना जाता है। ठीक, तो एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स, और सारे चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो स्पेस में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ही। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इतना स्मॉल होता है कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो वो अपनी इन्फिनिटी तक बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कैसे करेंगे कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? तो कोई भी क्यू चार्ज रख देंगे, अगर ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, और अगर ये निगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा। इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने फोर्स निकाला सीखा, अगर हम उसको किसी भी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक इतना पहले समझिए और अच्छे से इसको एक बार दो बार देख लीजिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।